जय हिंद। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थे और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस से ऐड होने वाला है। इससे पहले भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि उसके बारे में पढ़ चुके कहीं ना कहीं। अगर मैं चैप्टर की शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली कुछ और नहीं, ये एक तुम्हारा एक सोर्स प्रोवाइडर है, सोर्स ऑफ फोर्स प्रोवाइडर है ना, कि जिसकी वजह से आपका फोर्स जनरेट हो और फोर्स जनरेट करने से आपको क्या फायदा मिल रहा है, आपको फायदा ये मिल रहा है कि इस फोर्स की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब ये आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यार, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग किससे बोलते हैं, वोल्ट से भी बोल देते हैं, उतना ही ज्यादा आपका मतलब क्या कहते हैं कि करंट भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता है कि हाँ यार, ये तुम्हारे किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखा है। वोल्ट किसके प्रोपोर्शनल हो रखा है, तुम्हारे तुम्हारे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखा है। तो जब भी तुम्हारा वोल्ट या कोई भी चीज अगर किसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब यही होता है कि अगर तुम जितना बढ़ोगे तो मैं भी उतना बढ़ूंगा और अगर तुम जितना कम होगे तो मैं भी उतना कम ही होऊंगा। तो जब भी इस केस में कभी भी तुम कोई भी एक मतलब मान लो कि अगर वो बनाओगे, एक कभी भी अगर मान लो कि तुम फ्लो चार्ट बनाओगे या उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि हाँ, जो तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस और जो तुम्हारे करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो स्ट्रेट लाइन दिखने का मेन कारण यही होता है कि भाई जो इसमें तुम्हारा करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखे हैं और वेरियस टाइप से तुम्हें इसमें मतलब क्या कहते हैं डिफरेंस तरीके से तुम बता भी पाओगे कि हाँ ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैसे जनरली जनरली मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, पहले जो तुम्हारा मतलब मान लो कि पहले तुम्हारा जो करंट था वो तुम्हारा क्या कहते हैं 2 एम्पियर था, जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 4 एम्पियर 4 तुम्हारा वोल्ट हुआ करता था। ये अभी अगर मैं बोलूं कि अच्छा चलो ठीक है, अब इस केस में अगर मेरे को बताओ कि तुम्हारा अगर मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हारा इस बार 4 एम्पियर का वो हो गया तब कितना, तो तुम बोलो कि भैया यहाँ अगर दुगना हुआ था तो यहाँ भी आपका दुगना होगा। तो तुमने बोला कि भैया यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर यहाँ 6 एम्पियर का हो जाएगा करंट तो फिर कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे जस्ट दुगना भैया, मतलब कि आपका 12 वोल्ट का हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से अगर मान लो कि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, जैसे मैंने बोल दिया इसको 1, इसको बोल दिया मैंने 2, इसको बोल दिया मैंने 3, इसको मैंने बोल दिया 4, इसको मैंने बोल दिया 5 और मैंने इसको बोल दिया 6। ठीक वैसे अगर मैं इधर प्लॉट करने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 5 है ना, इधर साइड फिर तुम्हारा 6, फिर इधर 7, फिर 8 है ना, फिर 9 10। और अगर इसके हिसाब से अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, एम्पियर अगर 2 है तो तुम्हारा वोल्ट 4 है, तो इसको लगभग लगभग मान लो कि तुम्हारा ये यहाँ कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एम्पियर जब तुम्हारा 4 है तब तुम्हारा ये 8 है, तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, लगभग लगभग तुम्हारा यहाँ कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक वैसे अगर मान लो कि एम्पियर अगर 6 है तो तुम्हारा 12 समथिंग यहाँ कुछ ऐसे लास्ट में बनेगा। और अगर मैं इसको ओरिजिन से अगर मैं कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भैया इन कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो हमारी लाइन बन रही है वो एक आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है तो हमेशा तभी बनती है जब उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा हो। ये तभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहीं भी लिख कर आए ना तो तुम समझ जाना कि उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा, और जब कभी भी तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनकर आए तो तुम समझ जाना कि उसका जो ग्राफ बनता है थोड़ा सा कर्व बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमेशा तुमसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ ग्राफ बिटवीन v एंड i क्या होगा, तो तुम बताओगे ग्राफ बिटवीन v एंड i बेसिकली आपका एक स्ट्रेट लाइन में होगा। इस तरीके से तुमको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि देखो करंट की वैल्यूज ये हैं 0.05, 0.110, 0.20, 0.30 और 0.4, और बोलेगा कि इसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है कि जब तुम्हारा करंट तुम्हारा 0.05 था तब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 0.085 था, तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो बेसिकली तुम्हारा ये जब 0.01 एम्पियर तक का करंट था तब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 1.70 था, इस तरीके से। और फिर तुमसे बोलेगा कि चलो ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो वी एंड आई के बीच में और इनका रेजिस्टेंस निकालो। तो तुम्हें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली तो मालूम है कि भैया ओम्स लॉ क्या होता है, तुमने बोला था कि भैया ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो ये आपका रेजिस्टेंस आता है जो कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्वालिटी को बताने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। तो फिर आप इसकी मदद से बड़े आराम से V बाई I से आप R की वैल्यू निकाल लेते हो कि हाँ R की वैल्यू सेम है, R की वैल्यू सही है। तो अभी आपको क्या पता चलेगा कि जब आप इसको चेक करोगे ना, यहां अगर R की वैल्यू चेक करोगे तो यहां भी सेम आएगी,
यहाँ भी चेक करोगे यहाँ भी सेम आएगी, यहाँ भी चेक करोगे यहाँ भी सेम आएगी, यहाँ भी चेक करोगे यहाँ भी सेम आएगी। तो आर की वैल्यू हर जगह सेम होने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपका सेम ही कंडक्टर है तो अगर आप एम्पियर बढ़ा रहे हो तो वोल्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हर किसी के केस में तुम्हारा रेजिस्टेंस जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो अगर मान लो कि तुमको इस तरीके से कभी भी ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, तो तुमको ग्राफ में इस तरह से प्लॉटिंग होती है जिसको 0.1 0.2 0.3 0.5 और एम्पियर तुम देख रहे होगे, एम्पियर नीचे साइड लिख रखा है ना, जिस चीज से हम लोग हमेशा चेक करते हैं ना, जिस चीज पे हम लोग हमेशा चेक करते हैं उसको हम लोग हमेशा वाई एक्सेस पे रखते हैं। तो एम्पियर को हमेशा मतलब क्या कहते हैं, वाई एम्पियर पे रखने की कोशिश करना, और तुम्हारा जो वोल्ट होगा ये तुम्हारा एक्स एक्सेस पे रखा जाएगा। तो अगर पहले के हिसाब से देखोगे तो आई किधर है, आई तुम्हारा 0.05, तो तुम देखो ध्यान से ये तुम्हारा 0.05 में है ना, ये तुम्हारा जा रहा है लगभग है ना 0.5, ये तुम्हारा है ना। फिर उसके बाद देखो वोल्ट की बात करोगे तो 0.85, तो देखो 1 तक नहीं पहुंचा, लास्ट तक पहुंच गया, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, ऐसे बी का देखो है ना, अगर तुम इसका ध्यान से देख पा रहे होगे, ये दूसरे वाले का जो कि क्या है 0.110, तो देखो 110 मतलब क्या है, ये 0.1 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर चाहे जीरो मैं चाहे जितने बढ़ाते जाऊं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर मैंने बोला कि 0.1 है तो ये क्या है, ये करंट है ना, करंट है 0.1, तो देखो मैंने 0.1 के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ कहीं भी रख सकता था, लेकिन मुझको एक ग्राफ प्लॉट करना है x, y के फॉर्म में करना है। तो मैंने y देखा कि y मतलब कि तुम्हारा y तो देख लिया, x देखा, जब मैंने x देखा तो 1.7 है, तो भैया 1 तो यहाँ हो गया, फिर ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, तो मैं इधर भी आ रहा हूँ इधर भी आ रहा हूँ, और जहां ये पॉइंट मीट करेंगे वो तुम्हारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे तुमने सी किया, डी किया, ई किया, तो जब तुम इनको लाइन को खींचोगे, जब तुमने लाइन को खींचा तो तुम्हें पता चला कि यार ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी है ना, जब भी तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, क्योंकि यहां हमको पता चल गया कि हाँ यार देखो ये जो मतलब क्या कहते हैं वी और आई है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो रखे हैं। तो प्रोपोर्शनल हो रखे हैं, तो अगर मैं कभी भी कहीं से भी वैल्यू निकालू, चाहे इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालू, चाहे इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालू, चाहे इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालू, चाहे इसको डिवाइड करूं, चाहे इसको डिवाइड करूं, हर केस में जो मेरा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आने वाली वो इक्वल ही आने वाली है। तो जैसे मान लो कि इस केस में मैं लास्ट वाले को ले लेता हूं 0.4 और तुम्हारा 6.8 वाले को ले लेता हूं, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला होता है V बाई आई होता है। तो मैंने वोल्टेज कितना है तुम्हारा, आपने बोला कि भैया 6.8 है, मैंने बोला करंट कितना है, तुमने बोला 0.4 है, और अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो ये समाओ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और बाद में इसकी यूनिट लिख दो, ओम, ये हो गया। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये हर कंडीशन में तुम्हारे यहाँ सेम होने वाला है। ठीक है, बस ये है कि तुम्हारा जो वोल्ट है, वोल्ट के अकॉर्डिंगली तुम्हारा करंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज भी बढ़ रहा है। इसी वजह से ये जो ग्राफ बना है ये तुम्हारा एक इंक्लाइंड ग्राफ है, मतलब कि लगातार बढ़ रहा है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं उसको उल्टा बनाता तो तुमको ये डिक्लाइन ग्राफ भी देखने को मिलेगा, कि जिसमें हमको पता चलेगा कि हाँ यार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई टू है, लेकिन यहाँ वोल्टेज लगातार घटने की वजह से करंट भी घट रहा है ना, तो तब तुमको इस तरह से एक डिक्लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ वोल्टेज बढ़ने से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है तो तुमको इस तरीके के केस में तुमको एक इंक्लाइंड ग्राफ दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन ग्राफ, जो लगातार गिर रहा है इसको बोलते हैं एक इंक्लाइन ग्राफ। तो पहले मेरे को बताओ इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया, चलो वेरी गुड है ना, ये हो गया। अभी देखो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अगर टर्म्स बताऊं तुम्हें, तो जनरली मानो कि जैसे मानो कि मैंने ग्राफ बोला, मैंने बोला कि कोई भी वायर थी, सेम वायर थी, लेकिन उनका ग्राफ कुछ ऐसा था, कैसा था, उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था। तो वो बोलेगा मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, या सी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो तुम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं, मैंने बोल दिया इसको, मैंने डोनेट कर दिया 1 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये वोल्ट हो गया। और अगर मान लो इधर साइड में करंट ले लेता हूं 1 2 3 और ये मैंने ले लिया 4, तो जैसे मान लो कि पहले वाले के केस में मैंने क्या लिया, तुम्हारा ये 1,1 लिया, क्या लिया 1,1, लगभग मानो कि तुम्हारा, सॉरी इसको 1 यहाँ ले लो, ठीक है 1,1, तो ये 1,1 यहाँ आ गया। अब अगर जैसे मान लो कि इसके केस में, बी के केस में लेते, तो जैसे मान लो कि 2,1 यहाँ 2 ले लो, ठीक है, तो 2,1 यहाँ हो गया। अगर मान लो कि 3 सी के केस में अगर 3 यहाँ ले लेते तो 3,1,
तो अगर तुम इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, तो क्या होगा भैया, वोल्टेज अपॉन आपका मतलब क्या कहते हैं वो हो जाएगा। तो आप वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/1। तो इसका वोल्टेज आ रहा मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरे वाले का अगर बी वाले का चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा इसका मतलब क्या कहते हैं कि 1/2, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ बढ़ता जाता है, इंक्लिनेशन बढ़ता जाता है, ये चीज जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। बस मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ। तो तुमको ये चीज याद रख लेना है कि R इक्वल टू वी बाई आई होता है। और कहीं से भी अगर मेरे को वैल्यू निकालनी होगी तो मैं वोल्टेज को देखूंगा और तुम्हारा करंट की वैल्यू को देखूंगा, सॉल्व करूंगा। तो इस लाइन की मेरे को उस कोऑर्डिनेट की मतलब क्या कहते हैं कि मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, बाद में मेरे को इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी, और बाद में मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉटिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। और यही तुम्हारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में बेसिकली कुछ नहीं किया गया है ना। ओम्स लॉ का अगर मान लो कि तुमको बताना ही है कि हाँ देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो रखा है, तो इसमें तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एक ओम्स लॉ अपरेटस तुमको दिया जाता है, एक ग्राफ तुम मतलब क्या कहते हैं कि एक वो दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, है ना, ये तो जिसमें तुम कनेक्ट करते हो कि एक वायर को कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये तुम्हारी एक बैटरी हो गई। ठीक, बैटरी से तुम्हारी एक कनेक्टिंग वायर गई, जो कि तुम्हारे जिससे किससे जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तुम्हारे एक अमीटर से कनेक्ट हो रहा है। अमीटर क्या है, यहाँ तुम्हारा एक करंट मेजरिंग तुम्हारा ऑपरेटर्स हो गया, जो करंट को मेजर करे कि करंट कितना आ रहा है, करंट कितना जा रहा है। ठीक है, और बाद में वही करंट जाके तुम्हारा चेक करे कि हाँ ठीक है, इस पीस ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कंडक्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि करंट ज्यादा आ रहा है, अगर जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है कि वोल्टेज ज्यादा होने पे करंट ज्यादा होगा, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि करंट ज्यादा होने पे वोल्टेज ज्यादा होगा। तो करंट ज्यादा और कम कैसे होगा, जब भैया कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा। तो भाई ये कंडक्टर जो है ये तो एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ फिक्स्ड रेजिस्टेंस के बाद अगर कोई करंट आ रहा है, कोई करंट आ रहा है, और अगर मैं रियोस्टाट की मदद से अगर मैं बार बार करंट के जो मतलब फ्लो है उसको ऊपर नीचे करता हूं, तो मेरे को पता चलेगा कि जैसे ही तुम्हारा इस बार रियोस्टाट को मूव कराने की वजह से जैसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि करंट ऊपर गया, अमीटर में कम हुआ तो वोल्ट मीटर में भी कम होगा। और अगर मान लो कि तुमने इसमें कम किया तो अमीटर में मतलब जैसे करंट ज्यादा बढ़ा तो वोल्ट मीटर में भी तुमको ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से तुम डायरेक्टली ओबे कर सकते हो कि हाँ देखो कि अगर आप उसको बढ़ाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, या फिर करंट को बढ़ाने से आपका बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ये है। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया ना। यही चीज है देखो, ये जो सेम वाला है ना, ये सेम एक्सपेरिमेंट यहीं भी शो हो रखा है। देखो ध्यान से, अब इसका वो भी दिखाएंगे, इसको क्लास 12th में कराया भी जाता है। ठीक है, तो देखो रियोस्टेट की वैल्यू की कम कर ज्यादा करने से करंट की वैल्यू से कम होने की वजह से वोल्टेज की वैल्यू भी ड्रॉप हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है ना। तो ये जो बेसिकली रियोस्टेट है इसका काम ही क्या है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना। रेजिस्टेंस कम ज्यादा होने से क्या होता है भैया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे कम हो जाता है, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे कम और ज्यादा तेज होगा तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब वो जो करंट है वो धीमे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर करंट धीमे ज्यादा हो रहा है तो वोल्टेज भी कहीं ना कहीं धीरे और ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर इस वाले उसके लिए, कि मतलब कि हाँ इस वाले मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये जो हो रखा है ये मतलब क्या कहते हैं कि उस वाला कंडक्टर के लिए कितना वोल्टेज है। बाकी वोल्टेज बैटरी का तो चेंज नहीं होने वाला। वोल्टेज हम कहाँ के चेक कर रहे हैं, तुम्हारा उस वाले कंडक्टर का चेक कर रहे हैं जहां से तुम्हारा बेसिकली चेक किया जा रहा है ये। तो इसमें बताओ मेरे को, किसी में कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। किसी को कोई डाउट नहीं है? और जैसे जैसे आप रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करोगे, करंट के साथ आपका मतलब वी ग्राफ भी चेंज होगा, है ना। तो जैसे जैसे आप वी ग्राफ और आई ग्राफ को लोकेट करते जाओगे तो फिर डायरेक्टली आपको पता चलेगा कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और वो स्ट्रेट लाइन आपको एक प्रूफ करा देगी कि हाँ देखो करंट के बढ़ने पे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, या फिर वोल्टेज के बढ़ने पे आपका एक करंट बढ़ रहा है ना। और अगर आप उसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो आपका कहीं ना कहीं एक वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं उसके एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा है कि हाँ देखो कि तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है जो इनबिल्ट होता है ना। ये चीज हो गया। आ जाओ, जैसे ये देखो, ये सेम वही है जो तुमने यहाँ देख रखा है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है, ये तो पहले तो तुम जानो ये तुम्हारा क्या है ना, ये तुम्हारा स्विच है जो कि कनेक्ट कर रहा है ना ये। अब एक है तुम्हारा मीटर है, एक है तुम्हारा इसमें वोल्ट मीटर। तो जो मीटर है वो तुम्हारे करंट को नापेगा, तो करंट को नापना है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट को निकालना है, तो तुम इसको कहाँ लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। और जो देखो इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रखी है ना, उस फ्लक्चुएशन को भी इस तरीके से लिखना है कि कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बाद में ये फ्लक्चुएशन इन द सेंस
कि अगर मान लो कि करंट बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, और ये तुम्हारा रियोस्टेट है ना? तो ये रियोस्टेट को जब तुम आगे पीछे करते हो तो तुम्हारे करंट का फ्लो धीमे ज्यादा होता है। तो अगर करंट का फ्लो धीमे ज्यादा हो रहा है तो फिर आप चेक करते हो कि अच्छा कितना तुम्हारा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। तो देखो बार बार आपको की हटानी पड़ती, की हटा के चेक करते हो। तो आपने अच्छा देखा कि इस बार आपका करंट इतना आ रहा है, तो आपने करंट इतना लिखा, वोल्टेज इतना आ रहा है, इस तरीके से आप इतना इस तरीके से लिखा। तो जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे, रीडिंग नोट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, बाद में जब आप इसको प्लॉट करोगे तो समथिंग समथिंग मतलब क्या कहते हैं, आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। और वो स्ट्रेट लाइन आपको बताएगी कि हाँ देखो ओम्स लॉ हमारा सही है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो रखा है। तो पहले मेरे को बताओ, इसमें सबको कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ अंश। According to the text, which of the following mathematical condition must be verified? Ohm's law for a given conductor. The product of potential difference and current must be constant. The ratio of potential difference to current must be constant. The sum of potential difference and current must remain zero. The current must be inversely proportional. ये बी वाला। बी वाला ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। एक सेकंड। In the provided circuit diagram, how are the ammeter and voltmeter connected in relation to the conductor R? Both are connected in series with the conductor. Both are connected in parallel with the conductor. The ammeter is in series and the voltmeter in parallel. C वाला। सी वाला ना, मीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the primary purpose of including a rheostat in the experimental setup? To measure the total voltage of the battery, to act as the primary conductor being tested for Ohm's law, to open and close a circuit like a switch, to change the current in the circuit by varying the resistance. भैया दी वाला। वेरी गुड, जिसमें आप मतलब क्या कहते हैं, करंट को चेंज करते हो बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम ज्यादा करोगे तो करंट का फ्लो कम और ज्यादा होता रहेगा। और रियोस्टेट का यही काम होता है ना, रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से करंट का भी चेंज हो जाना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। According to the experimental procedure, what is the first step required to start the flow of current in the circuit? हम्म Adjusting the rheostat to its maximum position, recording the initial volume voltmeter reading, completing the circuit by pressing the switching S, changing the position of the sliding contact C. हम्म मान लो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है इवन, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वही स्विच ऑन करना भैया। स्विच ऑन करना ना, सर्किट को कंप्लीट करना। तो इसका हम्म ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? सी। सी हो जाएगा, वेरी गुड। आ जाओ अब अर्पित, इसका आंसर बताओ कि जब भी तुम्हारा करंट एक कंडक्टर आर में जाएगा, है ना, तो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चलेगा? ठीक है, बी मतलब कि वाला बी। कौन सा? बी बाय मैचिंग द रीडिंग शो ऑन द मीटर। गुड है ना। जैसे मान लो कि बोला कि मतलब कैसे तुम मेजर करोगे, है ना, यही बोला कि जैसे मान लो कि करंट अगर कोई भी कंडक्टर में जा रहा है तो अगर तुम्हें मेजर करना है तो कैसे करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ अमीटर कर पाओगे। गुड, आ जाओ अब इयान, मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या एक्शन लिया जाएगा अगर मान लो कि मेरे को V और I की अगर रीडिंग्स मिलती हैं, ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि आपको जो स्विच है उसको ऑफ कर देना है, फिर जो कंडक्टर आ रहा है उसको रिप्लेस करके एक दूसरी वायर लगा देनी है। नहीं, आपको बैटरी रिप्लेस करके एक हायर वोल्टेज की बैटरी लगानी है। नहीं, आप मतलब क्या करोगे कि करंट को देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप मतलब क्या कहते हैं कि रियोस्टेट के स्लाइड्स को कांटेक्ट में इधर उधर स्लाइड करा रहे हो तब। भैया डी वाला। डी वाला ना। तो जब आप मतलब वी और आई की रेटिंग्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे जैसे आप रियोस्टेट को ऊपर नीचे कर रहे हो वैसे वैसे आपका करंट भी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये है। तो जिसकी वजह से आपका टोटल वोल्टेज और है ना, टोटल वोल्टेज जो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे था पैरेलल में, वहां भी आपको एक शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ। Based on the experiment steps, how are multiple sets of data points obtained? Verify Ohm's law by replacing the battery with one of a different voltage for every new reading.
by changing the position of sliding contact sheets of the reactor to increase current step by step by adding uh, more resistance wire in series with the conductor R by turning the switch S off and on between each measurement. भैया ये बी वाला बी वाला है ना? गुड। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो। प्रणव। When analyzing the result of the experiment, what observation regarding the ratio V upon I indicate that Ohm's law has been verified. The ratio increased significantly as the current increases. The ratio decreases as the potential difference increases. The ratio remains constant for all observations taken. The ratio always equals zero when the current is completed. हम्म। या ये वाला। चलो ठीक है, यश तुम बताओ मुझे कि मान लो कि अगर मेरे को वी की भी वैल्यू मिल गई और मेरे को आई की भी वैल्यू मिल गई, तो अगर उस बेसिस पे अगर मैं सबके रेशियोज निकालूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि करंट बढ़ता जा रहा है, रेशियो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, या रेशियो लगातार हर बार सेम ही रहेगा और तुम्हारा जो मतलब रेशियो है वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा जैसे तुम्हारा सर्किट कंप्लीट होगा। बताओ मुझे। हम बताए भैया। नहीं नहीं, बता रहा हूँ ना मेरे को। बताओ बताओ। इसमें आपने क्या वी और आई क्या है? व्हेन एनालाइज द मैं बोल रिजल्ट रहा ऑफ हूँ कि द। जैसे मानो कि मैंने वी की रीडिंग दे दी और मैंने आई की हाँ रीडिंग दे दी, ठीक है? तो हाँ अगर उसके हिसाब से अगर तुम हाँ इसका रेशियो निकालते हो तो तुम्हें हर बार क्या हाँ। पता चलेगा उस रेशियो में कि तुम्हारा जो रेशियो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि करंट बढ़ता चला जा रहा है, रेशियो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, या रेशियो कांस्टेंट है ना हर बार, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो रेशियो वो तुम्हारा जीरो है जैसे ही तुमने सर्किट कंप्लीट कर लिया। सी वाला। सी वाला, क्योंकि ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्वल है? ये v बाई आई इक्वल टू आर के इक्वल है और रेजिस्टेंस हर केस में तुम्हारा क्या आएगा? इक्वल ही आएगा, है ना? कांस्टेंट। तो इस चीज को याद रख लेना, इक्वल। है ना? इस चीज को याद रख लेना। लेकिन भैया हाँ आपने तो इसमें ये बोला था ना कि V की और I की यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू अगर अलग अलग पुट करे तो। अरे जैसे मान ले, मैंने सिंपल सी बात है, जैसे मान ले कि मैं बोलता हूँ कि जब तू वन था तब तू दो था, ठीक है? और जब तू दो था तब तू दो चार था, और जब तू तीन था तब तू कितना था? तब तू छह था। तो अगर मान ले कि अगर तेरे को अब मैं डिवाइड करूं तो टू बाई वन टू कितना होगा? टू होगा। फोर बाई टू कितना होगा? अभी भी टू होगा। सिक्स बाई थ्री होगा तो भी कितना होगा? टू टू ही होगा। तो हर बार तेरा टू ही टू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? तेरा रेशियो सेम है। ठीक वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मान ले कि तेरी वी बाई आई की वैल्यू दे रहा हूँ और वी बाई आई की वैल्यू लगातार तेरी एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और अगर तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो जो भी तुम्हारे कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वो तुम्हारे कभी भी चेंज नहीं होती। तभी तो यहाँ v इक्वल टू जब हम लोग आर आई लिखते हैं तो यहाँ r को कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है तुम्हारा? इसको कांस्टेंट बोला जाता है। ये है। बताओ मुझे, आप इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया, लेकिन वैसे भैया में एक था तो था। गलत बात है, इधर स्ट्रेट लाइन बोलनी नहीं थी। स्ट्रेट लाइन बोलते तो हम तुरंत कांस्टेंट बोल देते। हाँ तो अब तुम पागल हो ना, तुमको समझ में थोड़ी नहीं आया कि जब अरे भी हम भैया लोग, वो हाँ, अच्छा कर्व लाइन भी तो हो सकती है। कर्व लाइन कैसे हो सकती है? कर्व लाइन होगी क्या ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में डायरेक्टली बोला गया है कि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, अगर आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे तुम भी पढ़ रहे हो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कभी भी बना लेना। और अगर आप जैसे जैसे मैं घट रहा हूँ वैसे वैसे आप घट रहे हो तो आपको एक हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी डिक्लाइन वाली। जो तुम्हारी तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें, वहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एक कर्व लाइन तुमको दिखती है। समझ में आ गया? एक ऐसे तुमको मतलब क्या कहते हैं, एक कर्व लाइन तुमको दिख जाएगी इस तरीके से, एक इंक्लाइंड में एक डिक्लाइन में, तब तुमको ऐसे दिख जाएगा। लेकिन जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की जाएगी हमेशा याद रखना हर केस में तुम्हारे क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। आप समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। अब आ जाओ, अब इसका बता दो ये कार्तिक। So if the data from this experiment plotted on a graph on with potential difference on one axis and current on the other, what should the resulting graph look like to verify Ohm's law? A curved line that levels off at
high current values, a straight line passing through the origin showing direct proportionality, a series of disconnected dots and show no clear pattern, a horizontal line indicating that voltage does not change with the current. वे B वाला. बी वाला ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ओम्स लॉ मुझे पता चल गया कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या फिर जस्ट इसका अपोजिट, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आगे जाके लगा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन तुम्हें ये भी पता चल गया कि यार भैया अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, जैसे मेरे पास मान लो कि मेरे पास सिल्वर है, मेरे पास जर्मेनियम है, मेरे पास एक प्लास्टिक है, तो सबकी जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं आर की वैल्यू जो आने वाली है वो डिफरेंट आने वाली है ना, क्योंकि सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी होती है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम सिल्वर के केस में अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो उसमें जो आपका V बाई आई इक्वल टू आर आएगा वो डिफरेंट आएगा। जर्मेनियम में निकालोगे, ठीक, सिलिकॉन में निकालोगे तो आपका V बाई आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। आप प्लास्टिक की निकालोगे, एक इंसुलेटर की निकालोगे तो आपकी V बाई आई की वैल्यू आपकी मतलब क्या कहते हैं एक डिफरेंट आएगी। तो इस बेसिस पे आप तीन कैटेगरी से मतलब क्या कहते हैं डिवाइड कर सकते हो, इवन है ना, सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हो। एक वो जिनमें करंट फ्लो होता है, एक वो जिनमें करंट फ्लो तो होता है लेकिन उतना अच्छे से फ्लो नहीं होता जितना अच्छे से बाकी कंडक्टर्स में होता है, और एक वो जिसमें करंट आपका फ्लो ही नहीं होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर्स, कंडक्टर और आपका इंसुलेटर। तो मान लो कि अगर मैं कंडक्टर बोलता हूं तो मैं एक गुड कंडक्टर की बात करूंगा, रेजिस्टर की बात करूंगा तो मैं उनकी ही बात करूंगा जो मतलब क्या कहते हैं कि इतने अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को मतलब पास नहीं कर पाते। ज्यादातर इसमें क्या होता है तुम्हारे एलॉयज कहने जाते हैं। एलॉय मतलब कि जो तुम्हारे एक से ज्यादा मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे यहाँ तो मान लो कि सारे के सारे एक मेटल है, ये क्या है, प्योर मेटल हो रखे हैं, तो इनको तुम एक गुड कंडक्टर की कैटेगरी में डालोगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम है, और जब कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो आपकी अच्छी खासी एक इलेक्ट्रिसिटी भी आपको फ्लो होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस बेसिस पे जो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है जिसमें बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है वो है तुम्हारा एक सिल्वर मेटल। इसी वजह से सिल्वर मेटल को एज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, इवन तुम्हारा कॉपर और एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर को हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है। अदर देन हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम को हम लोग अपने लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से वजह से हम लोग अपने आराम में घरों में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं एज कम्पेयर टू हम लोग सिल्वर, क्योंकि सिल्वर्स की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो रखी है, ये चीज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके मतलब क्या कहते हैं कि कंडक्टर्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, तो फिर हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग या ऐसे कंडक्टर को हम लोग रेजिस्टर बोल देते हैं, है ना। तो रेजिस्टर को तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि बेसिकली तुम्हारे एक तरीके के मेटल एलॉय या एलॉय बोल दो तो भी चल जाएगा, मतलब कि एक से ज्यादा मेटल से मिलकर बने। जैसे अभी बाद में पता चलेगा कि नाइक्रोम एक से ज्यादा मेटल से मिलकर बना है, मैग्नीन भी तुम्हारा एक से ज्यादा मेटल मिलकर बना है, कॉन्स्टेंटन भी तुम्हारा एक से ज्यादा मिलकर बना है जिसको हम लोग यूरेका भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो तुम्हारे एलॉयज हैं इनकी रेजिस्टेंस कैसी हो रखी है, काफी ज्यादा हाई हो रखी है, तो इनको हम लोग कंडक्टर नहीं बोलते। इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें भी जाती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं जाती जितने तुम्हारे बाकी उसमें सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर इन सब में जाती है, तो उनको कंडक्टर बोलते हैं और इनको हम लोग बोल देते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है जहां हमें हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो होता है इस, हाँ बोलो। फिर क्या नाम है वो इंसुलेटर और रेजिस्टर में डिफरेंस क्या हुआ? हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। अब जो तुम्हारा मान लो कि इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस मतलब कि भाई देखो मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस कम है, तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, मैंने रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तुमने बोला इलेक्ट्रिसिटी जाएगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितने पहले जाती थी, जैसे ये नाइक्रोम वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट ही हो रखा है, तो उन्होंने बोला मैं इलेक्ट्रॉन तो भेजूंगा ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा तो फिर इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, है ना। तो रजिस्टर एक बीच की कैटेगरी होगी, तुम समझ रहे हो ना, कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी लेकिन उतनी तेज नहीं जाएगी जितनी तुम्हारी एज अ गुड कंडक्टर में जाती है। तो जहां जहां हमें हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के बजाय ज्यादातर हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को इवॉल्व कराता है। तो हम लोग ये मैग्नीन, है ना, तुम्हारा नाइक्रोम और तुम्हारा
है कांस्टेंट, इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ तुम्हारे जहाँ हीटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी हम लोग इसके बारे में और अच्छे से भी देख लेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। और लेकिन जो तुम्हारे इंसुलेटर हो गए, तो भाई उनमें तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो करेगा नहीं, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। तो इसकी वजह से तुम्हारे इंसुलेटर में जो एग्जाम्पल हो गए, तुम्हारा रबड़ हो गया, है ना। रबड़ तो इवन इतना ज़्यादा बेस्ट तुम्हारा वो होता है कि जितने तुम्हारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो सब के सब यूज़ करते हैं, है ना, कि ताकि मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से अपने आप को प्रिजर्व कर पाए। वुड भी तुम्हारा एज अ गुड इंसुलेटर होता है, लेकिन कोशिश करो कि पानी से वो गीली ना हो, ये सारी वो चीज़ें ना हो, ठीक है, एकदम सूखी हुई लकड़ी हो, ठीक है। तो है, तो तीन कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। एक तुम्हारा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होगी, क्यों, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस क्या हो रखा है आपका, कम हो रखा है, ठीक है। और एक तरफ होगा आपका मतलब क्या कहते हैं कि रजिस्टर वो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस है रिलेटिवली कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है ये। तो इस केस में रजिस्टर के एग्जांपल में जैसे मान लो कि मैंने बल्ब बोल दिया, तो बल्ब में क्या उतनी इलेक्ट्रिसिटी बहती है जितनी तुम्हारे वायर में बहती, नहीं, उससे कम ही बहती है। तो इसका मतलब है कि बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसी वजह से बल्ब को हम लोग रजिस्टर भी बोल देते हैं। या फिर कुछ भी, जैसे मान लो मैंने बोल दिया नाइक्रोम वायर, तो नाइक्रोम वायर अगर तुम्हें मालूम है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा फ्लो नहीं होती, तो तुम उसको क्या बोल सकते हो कि यार नाइक्रोम वायर तो एक तरीके का तुम्हारा रजिस्टर कहलाता है, तो तुमने उसको ये बोल दिया, सिंपल सी बात है ना। ये हो गया। और अगर मान लो कि रेजिस्टेंस तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इन्फिनाइट हो रखा है, क्या हो रखा है तुम्हारा, इन्फिनाइट हो रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती, तो हम लोग उसको बोल देते तुम्हारा इंसुलेटर बोल देते। क्या बोल देते, इंसुलेटर। एग्जाम्पल पे तुम्हारा रबड़ हो गया और तुम्हारा ग्लोव्स हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, हाँ भैया आ गया। ये आ भैया गया। हाँ मुझे ये पूछो। पूछना था, ये जो राइट साइड में वीडियो चल रही है इसमें दिखाना क्या चाहता है कि मतलब इसमें दिखाना ये चाह रहा है कि तुम्हारी एक नाइक्रोम की वायर है, अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्किट है, ये कुछ अलग थोड़ी नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ये एक सर्किट है ना, मतलब कि एक वायर ही है। तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हाँ जैसे मान लो कि मैं एक ये बैटरी बनाता हूँ, ठीक है, ये बैटरी बना रहा हूँ, ये बैटरी बना रहा हूँ, तो ये एक सिंपल सी वायर जा रही थी। लेकिन अगर इसी जगह से मैं एक और मतलब क्या कहते हैं कि एक जॉइंट दे दूं, जॉइंट के लिए हमने क्या बनाया था, ऐसे बनाया था, और ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट बेसिकली तुम्हारे एक नाइक्रोम वायर को दे रही है ना। तो ये तुम जो देख रहे हो, ये नाइक्रोम वायर कैसा है, तुम्हारा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छे से फ्लो नहीं करती। रादर देन ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस को मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस की मदद से तुम्हारा ये हीट जनरेट करने लगता है। तो ये हीट कैसे जनरेट करता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी की भी थ्योरी आएगी, तो अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको जहाँ जाए अब, हाँ बोलो। जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनता है वो भी इसी से बनता होगा। नहीं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज अलग बनता है एक तरीके से, उसमें बस ये कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती तो अपने आप को फ्यूज कर लेता है, अपने आप को हटा लेता है, ये है ना। तो उसके बारे में बाद में पता करेंगे। तो अभी बस इतना जानो कि जहाँ जहाँ हमें हाई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, हाई रेजिस्टेंस की डिमांड होती है, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस की डिमांड होगी, वहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एक रेजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो है। और ये अभी एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपकी हीट भी ज़्यादा होने लगेगी। तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी होता है, अभी उसको भी बताएंगे, H=I²RT ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तब तुमको पता चलेगा कि हाँ देखो, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हीट भी बढ़ रही है। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ हीट बढ़ती है। जैसे तुम्हारा तुमने देखा आयरन है, आयरन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो बड़ा होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, तभी तो काफ़ी बार तुम्हारा वो करंट भी मार देता है। लेकिन एक सिंपल सी वायर जो तुम्हारे जा रही हो घर में, वो तुम्हारी उतनी हीट नहीं मारेगी, लेकिन करंट ज़्यादा मारेगी, है ना। तो तुमको पता चलेगा कि कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इम्प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को इन द फॉर्म ऑफ हीट निकालने की कोशिश करता है ना। तो ये एक बस उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि देखो भैया इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो हीट निकल रही थी, ये। हाँ पूछो बेटा। भैया जैसे ये मतलब जो रेजिस्टर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो वो हीट जनरेट करता है। हाँ, हीट जनरेट करता है। तो इंसुलेटर में तो ऐसे फिर इनफिनाइट रेजिस्टेंस होती है तो हाँ, तो उसमें उसमें तो तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी। देखो मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग आगे वाला टॉपिक अभी पढ़ना इंसुलेटर चाह में रहे हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, इनफिनाइट मैं होती है। बता रहा हूँ, सुनो। जैसे मान लो कि ये मेटल का एक टुकड़ा है, क्या है, मेटल का एक टुकड़ा है, ठीक है।
मेटल के टुकड़े में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर, जैसे मान लो कि मेटल का टुकड़ा है, तो इसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन होते थे, और इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इधर उधर मूव करते हैं। पहली बात तो ऐसे अपने है ना, इधर इधर उधर इधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ कि तुमने इसमें एक वोल्टेज लगा दिया, तो जैसे ही तुम वोल्टेज लगाते हो तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है अब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे। लेकिन इनके बीच में एक हमको कोलिजन देखने को मिलता है ना, लगातार ये कोलाइड करते रहते हैं, लड़ते बिगड़ते रहते हैं ना, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या होगा, एक कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब की स्टॉपेज हिंड्रेंस क्रिएट होगी, तो करंट नहीं फ्लो होगी। लेकिन कोलिजन होने की वजह से तुम्हारी हीट तो जनरेट होती है। जैसे मान लो कि तुम अपने हाथ को ऐसे टच मत करो, है ना, जैसे मान लो कि क्लैप करने से पहले मतलब कि जैसे हाथ रगड़ते हो ना, तुम हाथ को रगड़ो मत, बस ऊपर से ऐसे ऐसे करने लगो। तो अगर तुम ऊपर से ऊपर करोगे तो तुमको एक हीट नहीं दिखेगी। लेकिन अपने हाथ को अगर तुम लगातार तेज 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 अगर इस तरह से रगड़ने लगोगे तो कोलिजन कराने की वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे मेटल के अंदर तुम्हारे छोटे छोटे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब इधर उधर भिड़ते हैं और भिड़ेंगे कब, जब कोलिजन होगा। तो कोलिजन उनमें ही ज्यादा होता है जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर भिड़ेंगे, कोलिजन होगा तो ये हीट निकालेंगे। तो बेसिकली यही हो रहा है। तो ये जो तुम बगल में देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आना तो चाह रही है, लेकिन इस नाइक्रोम वायर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़कर उसी जगह कोलाइड कर रहे हैं। तो जब उसी जगह कोलाइड कर रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये है। तो अभी इससे रिलेटेड आगे और भी टॉपिक्स है, अभी तुमको सब समझ में आएगा। बस ये मैं केवल एक तुमको बस बताना चाह रहा था कि नाइक्रोम कैसा दिखता है। इसमें एक हाई रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग इसको जहाँ हाई रेजिस्टेंस की डिमांड होती है, जहाँ हीट के फॉर्म में, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है। तो बताओ मुझे, इतना आ गया समझ में? हाँ आ मतलब गया। कोई करंट अच्छा नहीं तो मारता है ना, मतलब वो हीट भैया करता है तभी। क्या मतलब ये तभी करंट नहीं मारता है, हीट करता है सिर्फ। करंट मारेगा भाई, पागल हो गया, करंट क्यों नहीं मारेगा? इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी फ्लो हो रहा है, लेकिन उतनी तेज से फ्लो थोड़ी नहीं हो रहा है। ये है। अच्छा तो हाँ ठीक यानी है। इंसुलेटर में इतने ज्यादा रेजिस्टेंट होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो ही नहीं हो पाते। हाँ, फ्लो ही नहीं हो पाते। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट मारेगा। ये है, समझ रहे हो? जब तक कोई चीज वाइब्रेट नहीं होगी, जब तक कोई चीज कोलाइड नहीं होगी, तब तक हीट नहीं जनरेट होने वाली, क्योंकि तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाली है ना, सीधी बात है। तो अब कोलिजन कब होगा? जब वो मूव करेगा। और इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करने देता। तो इसी वजह से माना तो हमको कोई हीट दिखती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती है। लेकिन रेजिस्टर में क्या है, वो कोलिजन कराता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास तो नहीं करने देता, लेकिन कोलिजन कराता है। और जब कोलिजन ज्यादा होता है तो हीट निकलती है। ये हो गया। और कंडक्टर के केस में क्या है कि रेजिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाते हैं, आराम से धीरे धीरे चले जाते हैं। ये है। तो उनको मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि हाँ उनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो पा रही है, उसमें हीट कम आ रही है। तो जैसे सिल्वर, जैसे कि मैं बात करूंगा, सिल्वर की बात करूंगा, तो सिल्वर में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फास्ट चले जा रहे हैं, तभी तो उसका रेजिस्टेंस कम है। और रेजिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से सिल्वर के मेटल में तुमको हीट भी कम दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? हीट कम दिखाई देगी। सिल्वर के मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये। लेकिन अगर मैं नाइक्रोम का बोलूंगा तो नाइक्रोम के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारे क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे। जब बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे तो नाइक्रोम जैसे यहाँ तुम्हारा एकदम रेडिश ग्लो हो गया ना, तो वैसे वहां भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रेडिश ग्लो हो जाएगा। ये क्योंकि वहां के जो तुम्हारे एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो तुम्हारे वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो टकराने की वजह से उनमें एक हीट जनरेट हो रही है। ये है। तो बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया। चलो गुड, आ जाओ। इसका आंसर बता दो अर्पित, कि इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है? अर्पित नहीं है। यान तुम बताओ मुझे, इनमें से कौन सा मेटल जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है? भैया इसमें सिल्वर। सिल्वर। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अंश। Substances that have comparatively high electric resistance and are used to reduce the flow of current in a circuit are known as insulator. ठीक है, तुम मुझे बताओ प्रणव। नहीं, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहता है ना। अरे ये रजिस्टर कंपैरेटिवली रजिस्टर हाई रजिस्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्लो कर रहे हैं ना, फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि करंट तो जाएगा ही जाएगा ना। तो अगर करंट जाएगा
तो इस तरीके के जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोल देते हैं, है ना। उनको क्या बोल देंगे, रेजिस्टर बोल देंगे। resistance. हाँ, और जो तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टर, ठीक है, ये हो गया। और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जिनमें तुम्हारा रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई रखा है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकते तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी, तो उस केस में आ जाता है तुम्हारा इंसुलेटर आ जाता है। प्रणव, इसका आंसर दो। प्रणव, हाँ भैया, एक मिनट। Why are electric wires commonly made of copper or aluminium? हम्म, Because they have infinitely high resistance, because they have very low electric resistance, because they are excellent insulator, because they protect against electric shocks. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Which of these material in is an alloy commonly used to make resistor due to its nichrome? नाइक्रोम है ना, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Why do electricians wear rubber gloves while working with electricity? To increase the flow of current, because rubber is a good conductor. To keep their hands clean, because rubber is an insulator that protects against electric shocks. B D वाला। डी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ।